अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक के शॉर्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ एटीपी रिगार्डेड एज अ करेंसी ऑफ लिविंग सेल्स। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो सेल में एनर्जी स्टोर करता है और ट्रांसफ़र भी करता है। हर लिविंग सेल के अंदर यही मेन एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एटीपी 3 पार्ट से मिलकर बना है। एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है, राइबोस सेकंड एक शुगर मॉलिक्यूल एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप एटीपी को एनर्जी स्टोरिंग पावर देता है। उसके बाद आता है एनर्जी कैरियर। एटीपी को एनर्जी कैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हर सेल एक्टिविटी जैसी मूवमेंट या सिंथेसिस एटीपी पे डिपेंड करती है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है और ये उससे एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी फिर एटीपी बॉन्ड में स्टोर होती है। देन आता है एनर्जी स्टोरेज। एटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब सेल का एनर्जी चाहिए होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी टोरेंट मतलब एनर्जी उसी वक्त तुरंत मिल जाती है। उसके बाद आता है एनर्जी रिलीज़। जब एटीपी टूटती है एडीपी और पीआई में तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी हर लिविंग सेल के लिए फ्यूल का काम करती है, बिल्कुल जैसे कार में पेट्रोल। ओके। अब आते हैं यूज़ इन सेलुलर एक्टिविटीज़। इसका यूज़ क्या है? ये एनर्जी सेल यूज़ करते हैं मसल्स को मूव करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए और नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हर छोटी बड़ी एक्टिविटी एटीपी से होती है। रोल इन मेटाबॉलिज्म। एटीपी मेटाबॉलिज्म में ब्रिज का काम करता है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एनर्जी देती है और एनाबॉलिज्म रिएक्शन एनर्जी लेती है। एटीपी इन दोनों को लिंक करता है। उसके बाद कॉन्टीन्यूस साइकिल। सेल के अंदर एटीपी कॉन्टीन्यूसली बनती है और यूज़ होती रहती है। जैसे बैंक में पैसे आते रहते हैं वैसे ही सेल में एटीपी को फ्लो चलता रहता है। उसके बाद करेंसी ऑफ लाइफ। जैसे पैसे इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं वैसे ही एटीपी लिविंग सेल में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे कहा जाता है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। होप्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पिगमेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में? सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ पिगमेंट। स्टूडेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कलर्ड मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब करती है। यही वो सब्सटेंस हैं जो फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करते हैं ताकि प्लांट एनर्जी बना सकें। ठीक है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल। यही पिगमेंट्स प्लांट को हर रंग देते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन में बदलते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और एक्जेंथोफिल्स भी होते हैं जो लाइट कैप्चर में मदद करते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, पिगमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ को लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली ब्लू एंड रेड कलर। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है इसलिए हमें लीव्स ग्रीन दिखते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी कन्वर्जन। जब पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है जो लेटर ग्लूकोज बनाने में उस यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड और एक्जेंथोफिल एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, क्लोरोफिल को हेल्प करते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब करने में जब सनलाइट वीक हो। उसके बाद प्रोटेक्शन फंक्शन, ये पिगमेंट्स एक और काम करते हैं क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जहाँ लाइट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद आता है पिगमेंट्स इन डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट्स में पिगमेंट्स की रेशियो अलग होती है। एग्जांपल के लिए एक्वाटिक प्लांट में कैरोटीनॉइड ज़्यादा होते हैं तो एब्जॉर्ब डीप लाइट इफेक्टिवली होती है। हाँ। उसके बाद आता है ओवरऑल रोल। स्टूडेंट, पिगमेंट्स प्लांट के लिए सनलाइट कैप्चर करते हैं, उसे एनर्जी बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्मूथली रन करते हैं। विदाउट पिगमेंट लाइफ ऑन अर्थ मतलब पॉसिबल ही नहीं है पिगमेंट्स के बगैर। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। स्टूडेंट, ये डायग्राम
आगे जो है वो एटीपी की आएगी। ठीक है, एटीपी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक एडेनिन बेस, एक राइबोस शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है और राइबोस शुगर के साथ अटैच होता है और मिलकर बनाता है एडिनोसाइन। ठीक है, फिर उस राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो जुड़ते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड्स मतलब जब ये जुड़ते हैं ना, उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटते हैं, स्पेशली लास्ट वाला, तो एनर्जी रिलीज़ होती है जो सेल अपना एक काम की लिए यूज़ करता है। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी वजह से एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, एटीपी हर लिविंग सेल में एक मिनी बैटरी की तरह होता है जहाँ से बॉडी अपना एनर्जी ड्रॉ करती है। ठीक है, सो ये है वो डायग्राम। ठीक है, सो आप डायग्राम देख लें, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से डायग्राम लें। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, अगर आपको पास टेक्स्ट बुक नहीं है या कोई और बात है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेयर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेशन है क्या। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन ऑक्सीजन के बगैर होता है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तब सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन के ज़रिए। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब है ग्लूकोज का टूटकर छोटे कंपाउंड्स में बदलना, जैसे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, फर्मेंटेशन के दो मेन टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में होती है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इस प्रोसेस में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आती है अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होती है। इसमें ग्लूकोज से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद आता है हाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट के जाइमेस एंजाइम काम करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी बनती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दोनों प्रोसेस में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में बहुत कम होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल को शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी देती है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ब्रेड, वाइन और बियर बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट दोनों फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दोनों में 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जिसे एनर्जी फ्लो कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस या हाइड्रोजन का निकलना, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का गेन होता है। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, उसके बाद जब ये बदलता है तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बनता है। अब आता है एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन प्लांट्स के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र की मेन सोर्स है। ये लाइट को एटीपी और NADPH में बदलता है, जो ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया NADP और NADPH इलेक्ट्रॉन को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में लेके जाता है ताकि रिएक्शन स्मूथली चले। प्लांट्स की सब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जैसे प्रोटीन और फैट्स बनाना, रिडॉक्स बैलेंस करना, सब इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसका रोल क्या है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान ये रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्टीन्यूसली चलता है। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिएक्शन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करती है, जो अर्थ पर लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है,
सो एट लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बगैर प्लांट्स की एनर्जी सिस्टम और इन्वायरमेंट दोनों इनकम्प्लीट है। यही रीज़न है कि ये रिएक्शन जो है वो लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, please like, subscribe, share and comment if you want more class 9 biology videos. Thanks for watching.